एवरीवन। तो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीएवी क्लास 8 के सेकेंड चैप्टर का, जो कि साइंस का है। ओके, चैप्टर का नेम है माइक्रो ऑर्गेनिम्स, फ्रेंड्स एंड फॉयल्स। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिम्स के बारे में पढ़ना है और वो किस तरह से हम लोग के फ्रेंड्स और किस तरह से हम लोग के दुश्मन हैं, इसके बारे में पढ़ना है, किस तरह से हानिकारक है ये सब। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग ने अपने आसपास बहुत सारे तरह तरह के प्लांट्स और एनिमल्स देखे हैं और देखते भी हैं अपने आसपास, लेकिन उन सबको भी अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है और जिसको हम लोग नंगी आँखों से नहीं देख सकते। ओके, लेकिन अगर हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं तो हम लोग उनको बड़े ही आसानी से देख पाते हैं। तो यही ऑर्गेनिज्म जो कि नेकेड आई से हम लोग नहीं देख पाते हैं और जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है, इसको ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आ जाते हैं हम लोगों के? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरसेस आ जाते हैं। ओके, उसके साथ साथ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो कि एक सेल से बने हुए होते हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया हो गए, ईस्ट हो गए, प्रोटोजोआ हो गए या फिर एल्गी हो गए। उसके बाद है कि इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं एज आवर फ्रेंड्स। पहला पार्ट अगर हम लोग बांटें तो वो हम लोग के लिए फ्रेंड्स की तरह काम करेंगे, हम लोग के फ्रेंड्स हो जाएंगे, और दूसरे में वो हमारे फॉयल्स यानी कि हार्मफुल हो जाएंगे। ओके, तो अब देखते हैं कैसे हम लोग के फ्रेंड्स हैं और कैसे हम लोग के फ्रेंड्स नहीं है। उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम लोग को पढ़ना है। सो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्कवरी हुआ था वो माइक्रोस्कोप की वजह से ही हुआ था। दरअसल एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एंटोन वैन लेeuwenhoek। उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा था। ओके, सबसे पहले अपने माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को देखा था और उसके साथ साथ जब टाइम ऐसे ही बढ़ता गया तो मॉडर्न माइक्रोस्कोप आने लगे और टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई। तो अब हम लोग बहुत सारा कुछ जानते हैं इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको हम लोग टाइप्स में बांट सकते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। अब ये किस तरह से हो सकते हैं इसको अब हम लोग को पढ़ना है, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। सो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अर्थ पे सबसे पहले आए थे। ठीक है, ओल्डेस्ट फॉर्म है अर्थ का, यानी कि अर्थ पे सबसे पहले यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए थे, याद रखिएगा। और ये जो अर्थ पे है ये बहुत सालों से रह रहे हैं और इनका जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो भी बहुत ज़्यादा है, मिलियन से भी ज़्यादा है, बिलियन में आ जाते हैं इन सब का क्वांटिटी। और मिलियन ऑफ ईयर से ये लोग अर्थ पे रह रहे हैं। ठीक है, सो इनके सेल के स्ट्रक्चर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जो कि है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं पिक्चर के साथ। सबसे पहले बैक्टीरिया का दिया हुआ है स्टैफिलोकोकस, विब्रो कोलेरा। फंगी का दिया हुआ एग्जांपल ब्रेड मोल्ड, ईस्ट। प्रोटोजोआ पैरामेसियम, एमोइबा, यूक्लेना। और एल्गी का क्लोरेला और स्पाइरोगाइरा। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा एग्जाम्पल। उसके बाद है वायरस। सो वायरस को हम लोग यूनिक बोलते हैं। ओके, वायरस को हम लोग यूनिक क्यों बोलते हैं इसके बारे में पता हम लोग को इस कंटेंट को पढ़ने के बाद चल जाएगा। ठीक है, वायरसेस को यूनिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके साथ साथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों के तरफ बिहेव करते हैं। ठीक है, अगर वो लोग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में, जैसे कि अगर वो लोग एयर में फ्लोट कर रहे हैं या फिर डोर नोब पे बैठे हुए हैं डोर नोब पे, तो वो लोग किसके तरह बिहेव करेंगे? नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि वे नॉन लिविंग के कांटेक्ट में हैं। ठीक है, और उसको यहाँ तक कि हम लोग शुगर या सॉल्ट के फॉर्म में हम लोग क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा स्टोर भी कर सकते हैं जार्स में। किसी भी जार में
स्टोर कर सकते हैं बहुत ज़्यादा सालों के लिए, ठीक है। इनका लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। सो अगर ये जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी प्लांट, एनिमल या किसी बैक्टीरिया के लिविंग जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके अगर कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सब धीरे धीरे जो भी सेल होता है बॉडी में उसको इन्फेक्ट करते हैं और अपना नंबर रिप्रोड्यूस करके बॉडी में बढ़ाने लगते हैं, ठीक है। इसीलिए इस कारण से ही इसको बॉर्डर लाइन बोला जाता है, किसमें, लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटीज़ के बीच में इसको बॉर्डर लाइन बोला जाता है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स लिव, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं, तो मैं बता दूं माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जगह है, सारे जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। ऑल काइंड्स में क्या आ जाएगा, आइस कोल्ड वाटर हो या फिर हॉट स्प्रिंग हो या फिर कोई ड्राई सीजन वाला कोई प्लेस हो या फिर मर्सी या सैलिन एरिया हो, जो सैलिन एरिया यानी कि जो कोस्टल एरिया के पास में होता है, ठीक है, वो एरिया हो। तो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है अपने ग्रोथ के लिए, लेकिन कुछ को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है अपने ग्रोथ के लिए, वो बिना ऑक्सीजन के अपना ग्रोथ करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन करके। ओके, सो अब आगे बताया गया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है वो सॉइल में भी पाए जाते हैं, ओशियन फ्लोर्स में भी पाए जाते हैं, जो एटमॉस्फेयर है उसका हाई एल्टीट्यूड जो है वहाँ पे भी पाए जाते हैं, उसके साथ साथ रॉक्स का जो डीप पार्ट होता है, अंदर का भाग होता है, वहाँ पे भी पाए जाते हैं, अर्थ के क्रस्ट में भी पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि वो लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी ह्यूमन बॉडी में भी पाए जाते हैं और उसके साथ साथ प्लांट्स और अदर एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। तो हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है माउथ में, थ्रोट में, नोज़ में और एलिमेंट्री कैनल में। एलिमेंट्री कैनल यानी कि जो हम लोग का पाइप शुरू होता है, जो हम लोग का, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, जहाँ से शुरू होता है माउथ से और उसके बाद जहाँ पे ख़त्म होता है, तो वहाँ से वहाँ तक के बीच का जो भी होता है सब कुछ वो एलिमेंट्री कैनल के पार्ट में आ जाता है। सो हम लोग अब ये बोल सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी जगह पाए जाते हैं, एवरीवेयर पाए जाते हैं। आगे है डू यू नो। सो डू यू नो में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। डू यू नो में यही लिखा हुआ है कि एक्सट्रेमोफाइलस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, कहाँ रहने के लिए, ऐसे जगह पे रहने के लिए, ऐसे जगह पे रहने के लिए जहाँ पे आम इंसानों का रहना या फिर आम जीव का रहना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का रहना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है हाइपरथर्मोफिलस, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि इतने के टेम्परेचर रेंज में भी रह जाता है, 80 डिग्री सेल्सियस टू 122 डिग्री सेल्सियस, जो कि बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा है, ठीक है। सो ये जो डिग्री सेल्सियस है 80 टू 122, इसके लिए एक स्पेशल नेम दिया हुआ है जो कि है हाइड्रोथर्मल सिस्टम। हाइड्रोथर्मल सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा वो होता है, टेम्परेचर होता है, इसीलिए इसको हाइड्रोथर्मल सिस्टम बोला जाता है। हाइड्रो यानी वाटर और थर्मल यानी कि हीट, यानी कि वाटर में बहुत ज़्यादा हीट होता है, यानी कि हाइड्रोथर्मल सिस्टम में ये लोग रहते हैं। उसके बाद है हाइपोलिथ्स। हाइपोलिथ्स जो होते हैं वो कोल्ड डेजर्ट का जो रॉक्स होता है उसके अंदर मिलते हैं। उसके बाद है क्रायोफाइलस। क्रायोफाइलस जो है वो क्या होता है कि वो टेम्परेचर रेंज 15 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी लो टेम्परेचर होता है, वहाँ पे भी वो बहुत आसानी से रह जाते हैं। जैसे कि कोल्ड एरिया होता है, कोल्ड एरिया जो होता है पोलर रीजन्स का होता है या फिर कोल्ड ओशियन वाटर का जो एरिया होता है वहाँ पे ये लोग रहते हैं। आगे देखते हैं रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर बॉडी। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे बॉडी में क्या रोल है ये हम लोग को अब पढ़ना है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग के बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अधिकतर उसमें से हम लोग के लिए हार्मफुल नहीं होते और कुछ हार्मफुल भी होते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन प्रोसेस को लेकर जाते हैं आगे, यानी कि ये डिकम्पोजर्स भी कहे जाते हैं।
दरअसल ये करते क्या हैं, ये कोई भी जो भी मरे हुए या फिर जो भी वेस्ट मैटर होता है एनिमल्स या प्लांट्स को, उसको डिकम्पोज करके ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, बायोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल चलते रहता है। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल मतलब क्या हुआ कि जो मैंने आपको बताया कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी प्लांट्स मैटर या फिर एनिमल मैटर जो होता है, वो डिकम्पोज होके ह्यूमस बन जाता है और ह्यूमस फिर से ट्रीज़ के द्वारा यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसको ही बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है मैनकाइंड के लिए, उसके साथ साथ प्लांट्स के लिए, क्योंकि प्लांट्स पे भी हम लोग डिपेंडेंट हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये तो हो गया फ्रेंड्स वाला बात कि हम लोग के तरफ पे कैसे इफ़ेक्टिव है, हम लोग का कैसे अच्छा काम करते हैं ये सब। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ठीक है, और डिजीज़ेस कॉज करते हैं। आगे देखते हैं, माइक्रोबायल पॉपुलेशन इन द ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कितने कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस एरिया में पाए जाते हैं, ये लोग आप देख लीजिएगा। ओके, अब माइक्रोबायल पॉपुलेशन इन द ह्यूमन बीइंग। सो नॉर्मल टेम्परेचर में, नॉर्मल कंडीशन में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा स्तर पे होते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में लार्ज पॉपुलेशन होता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। और वो अधिकतर जो होता है उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उससे हम लोग को कोई हार्म नहीं होता है, वो लोग हार्मलेस होते हैं, हार्म नहीं पहुंचाते हम लोगों को। और वो हमारे बॉडी के लिए जो हार्म नहीं करते हमारे बॉडी को, हमारे हेल्थ को, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ उनके द्वारा ही परफॉर्म की जाती है, या फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ में ये लोग पार्ट लेते हैं और हेल्प करते हैं उस एक्टिविटी को पूरा करने में हमारे बॉडी के, ठीक है। उसके बाद देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज आवर फ्रेंड्स। अब हम लोग को पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स जो है वो कैसे हैं। सबसे पहले है यूजेस इन फूड, यानी कि फूड में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग की मदद करते हैं। सो कर्ड एंड चीज़ फॉर्मेशन, जो दही होता है और जो चीज़ होता है उसके फॉर्मेशन में कैसे मदद करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले बताया गया कि लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, ओके, एक बैक्टीरिया है जो कि कर्ड के फॉर्मेशन में मदद करता है। और ये जो लैक्टोबैसिलस को फेवरेबल टेम्परेचर दिया जाए तो वो अपने आप को मिल्क में मल्टीप्लाई करने लगता है, यानी कि रिप्रोड्यूस करने लगता है, और धीरे धीरे करके पूरे दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। और उसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया होते हैं और कुछ फंगी होते हैं, वो सब चीज़ फॉर्मेशन में मदद करते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है फर्मेंटेशन प्रोसेस इन बेकरी। सो फर्मेंटेशन का प्रोसेस कैसे होता है, तो फंगी, एक फंगी का नाम है, याद रखिएगा, ईस्ट। ओके, ये जो फंगी होता है वो अपने आप को बहुत ही जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, ओके, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करता है। तो क्या होता है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा हो जाता है किसी भी डब या बैटर में, ठीक है, किसी भी डब या बैटर में इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो वो फूलने लगता है। अब यहाँ पे डब और बैटर कहने का मतलब हुआ कि जो डोसा के लिए जो घोल तैयार किया जाता है इडली के लिए, तो उसी को वो फुलाने लगता है, उसमें हवा भरने लगता है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है और उसकी वजह से वो सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग का आ चुका है अल्कोहलिक बेवरेजेस में कैसे बनाने में मदद करता है। सो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड बनाने में मदद करते हैं। यहाँ पे भी फंगी कौन सा है, ईस्ट है, फंगी इसका यूज़ किया जाता है। किस लिए, क्योंकि इसमें एक खासियत होता है, वो क्या करता है कि जो भी नेचुरल शुगर होता है किसी भी सीरियल्स का या फिर फ्रूट्स का, उसको कन्वर्ट कर देता है, किस में, उसको कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। ओके,
अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है और अल्कोहल से ही अल्कोहलिक बेवरेजेस का निर्माण किया जाता है। ओके, सो एक कॉमन अल्कोहलिक बेवरेज है जिसका नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आप लोगों ने सुना है, विनेगर को बोलते हैं, ठीक है। वो भी इसी प्रोसेस से बनाया जाता है, अल्कोहलिक बेवरेज जैसे बनाया जाता है वो भी इसी प्रोसेस से बनाया जाता है, एसिटिक एसिड। ओके, तो इसमें मैं बता दूँ एक्टिविटी 1 में करना क्या है। तो इसमें आप लोग को क्या करना है, 5 बीकर लेना है आप लोगों को, अलग अलग टेम्परेचर जोन में इन सबको रख देना है। मिल्क को रख देना है अलग अलग टेम्परेचर जोन में। उसके बाद उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को डाल देना है, या फिर मतलब कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डालने का मतलब हुआ कि कुछ अमाउंट में उसमें कर्ड डाल देना है और अलग अलग टेम्परेचर जोन में रखना है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, ये सभी टेम्परेचर जोन में रखना है, ठीक है। तो ये जो 4 है इसको आप लोग हाइयर टेम्परेचर जोन में जैसे दिया हुआ है उसमें रखेंगे, और ये जो 5वां है उसको आप लोग फ्रीज में रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। उसके बाद आप लोग ये नोटिस कीजिएगा कि जो कर्ड फॉर्मेशन है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये 5 जो कंडीशन है उसमें, ठीक है, यही बताना है आप लोग को। और उसके साथ साथ जो ये कंटेनर है उसको ऐसे रखना है, इस चीज़ से सबसे पहले तो ढक देना है करके, और उसके बाद ऐसे रखना है कि ये सभी का जो हीट हो वो कहीं भी गायब ना हो जाए, यानी कि इसका हीट जो हो वो कांस्टेंट रहे, 40 का 40 रहे, ये नहीं कि अब 40 से कम होने लगे, ऐसा नहीं। उसके बाद बताया गया है कि जो लैक्टोबैसिलस होता है, बैक्टीरिया होता है, उसका सबसे मैक्सिमम मतलब कि सबसे अच्छा टेम्परेचर माना जाता है उसके ग्रोथ का, वो है 30 to 45 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर में उसका मैक्सिमम ग्रोथ होता है, ठीक है। सेबल आइटम्स होते हैं जैसे कि जो जल्दी ख़राब होने वाले आइटम्स होते हैं उसको फ्रीज़ में रखा जाता है, क्योंकि वो इतना टेम्परेचर से फ्रीज़ में कम होता है, ठीक है। आगे है कि जो मिल्क होता है वो हम लोग को स्वीटिश यानी कि मीठा टाइप का इसलिए लगता है क्योंकि उसमें लैक्टोज होते हैं, ठीक है। लैक्टोज एक तरह का शुगर होता है, और जो ये लैक्टोबैसिलस होते हैं वो इसी लैक्टोज को कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड में, ठीक है। और यही जो लैक्टिक एसिड होता है वो बढ़ते जाता है, किसके वजह से, बैक्टीरियाज की वजह से, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे जितनी ज़्यादा देर तक हम लोग इसको रखते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर लैक्टोबैसिलस को जितने ज़्यादा में रखते हैं, यानी कि कर्ड बनाने के प्रक्रिया में रूम टेम्परेचर पर हम लोग जितने ज़्यादा रखते हैं उतना ही ज़्यादा लैक्टोबैसिलस का ग्रोथ होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, जिसके वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये होता है कि इन लोग का लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगता है, ठीक है। इसके वजह से वो क्या होता है, टेस्ट जो होता है उसका सावर हो जाता है, खट्टा हो जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट, तो सीवेज ट्रीटमेंट है, इसमें है कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, किसके, सीवेज के या फिर इंडस्ट्री के, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट को और सीवेज को साफ़ करने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करने को ही बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोला गया है, ओके। तो यही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं उनको इफ्लुएंट बोला जाता है, और जो ये प्रोसेस होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने का सीवेज का और इंडस्ट्रियल वेस्ट का, उसको बायो ऑगमेंटेशन बोला जाता है। तो इतना ही था आज के वीडियो में। तो आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। ओके, थैंक यू।